चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और मैं फटाफट से रिकैप करा रहा हूँ, बट प्रैक्टिकल कंटेंट करा रहा हूँ कि अपने प्रैक्टिकल कंटेंट में क्या क्या कवर करना है और क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है। हम इन चीजों की बात करने वाले हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। चलिए, प्रैक्टिकल कंटेंट। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे होंगे जो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कुछ गिवन होंगे, कुछ आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उनमें से पहला है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन होता क्या है? मैंने बेसिकली आपको ऊपर डायग्राम के थ्रू पहले इसको समझाया था कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन होता क्या। उसको थोड़ा सा मैं आपको एक बार इस डायग्राम को फिर से वापस से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जब कंपनी पब्लिक में सब्सक्राइब करती है बाई थ्रू, जब हम बात करते हैं मीडिएटर के थ्रू, तो वहां पर पब्लिक आपको शेयर लेती है, जब खरीदती है। तो जब शेयर खरीदेगी कंपनी, तो दो प्रकार के शेयर्स के एप्लीकेशन होंगे। जो कंपनी के पास जो टोटल एप्लीकेशन मिले हैं, उस एप्लीकेशन दो प्रकार के एप्लीकेशन होंगे। ऐसे एप्लीकेशन जो डायरेक्टली अंडरराइटर से खरीदे थे, दूसरे तरीके के ऐसे शेयर एप्लीकेशन जो कंपनी के थ्रू भी खरीदे गए थे। मेरी बात समझ में आ रही है? जरूरी नहीं है कि जब कंपनी अंडरराइटिंग करती है किसी भी चीज को, तो सारे के सारे एप्लीकेशन अंडरराइटर के थ्रू ही बिके। ये जरूरी नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ लोग डायरेक्टली कंपनी से भी खरीद सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जिन शेयरों को अंडरराइटर बेच रहा है, उन पर खुद के सिग्नेचर कर रहा होगा? बोलो हाँ या ना। यानी कि ऐसे एप्लीकेशन जिन पर सिग्नेचर हो रखा है अंडरराइटर का, तो वो तो आइडेंटिफिएबल है, तो उनको मार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम? मार्क्ड एप्लीकेशन। और जिन पर अंडरराइटर का सिग्नेचर नहीं है, इसका मतलब वो कंपनी से डायरेक्टली खरीदे गए हैं, उनको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बात क्लियर है? ऐसे एप्लीकेशन जिन पर अंडरराइटर का सिग्नेचर लगा हुआ है, इन साइन हो रखे हैं, उसको मार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। जिस पर अंडरराइटर के सिग्नेचर नहीं है, उनको हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। मेरी बात क्लियर है यहां तक कहानी? इसी बात को मैं डायग्राम में समझाया है कि जब पब्लिक है, वो हमसे बताओ क्या करे बेटा? पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक पब्लिक खरीदेगी, तो आईसीआईसीआई बैंक के पास सबमिट होंगे। तो जो सबमिट हुए एप्लीकेशन है, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन पर साइन हो रखा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन पर साइन नहीं हो रखा होगा। तो जिन पर साइन हो रखा है अंडरराइटर का, उनको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। और जिन पर साइन नहीं हो रखा है, उनको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड एप्लीकेशन तो काउंटिंग में आ गए होंगे कि भैया कितने मार्क हैं, बोलो हाँ है ना। तो लेकिन जिन पर मार्क का है, उनको मार्क बोलेंगे, काउंटिंग होगी। और जिन पर मार्क नहीं लगा हुआ है, तो उनको बोलते हैं अनमार्क एप्लीकेशन। बात मेरी क्लियर है? तो यानी कि जब आप अनमार्क निकालने की बात करोगे, तो वहां पर दो चीजें निकल करके आने वाली हैं। बेटा बताओ क्या? यहां पर टोटल एप्लीकेशन होंगे, बोलो ना। टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुए होंगे पब्लिक से, उनमें से मार्क्ड एप्लीकेशन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। जो डिफरेंस बचेगा, वो आपका अनमार्क्ड एप्लीकेशन बचेंगे। बोलो क्लियर है? तो पहली कैलकुलेशन आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। मैं बात तो कंसेप्चुअल ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। बेसिकली मैंने आपको यहां पर जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया था, वहां पर आपको वन बाय वन करके हर चीज को एक्सप्लेनेशन में डाला था। इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप उस बात को लिंक कर पा रहे हो जो प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं कि हमने क्या बात की थी। मैंने बात की थी सबसे पहले जब निकालोगे, वो निकालोगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। कैसे निकलेगा वो भी देख लो। टोटल एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द पब्लिक, इसमें से आइडेंटिफाइड एप्लीकेशन, जिसको हम कहें तो यहां तुम चाहो तो लिख लो मार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर है यहां तक कहानी? ये मार्क्ड एप्लीकेशन है आपके सामने। ये मार्क्ड एप्लीकेशन है। क्लियर है? अब देखो, मैंने इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया था पहले। मैंने बोला जैसे देखिए, मानिएगा आपके पास क्या है, एवीसी लिमिटेड है, इशू 10,000 इक्विटी शेयर एंड अंडर राइटन विद एवीसी। इन्होंने क्या किया, तीन अंडर राइटर के थ्रू इसको अंडर राइटिंग डाला है। 5,000 की जिम्मेदारी ए लेता है, 3,000 की जिम्मेदारी बी लेता है, 2,000 शेयर की जिम्मेदारी सी लेता है। ठीक है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द पब्लिक से हमें 8,000 एप्लीकेशन मिले हैं, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन। इन 8,000 में इतने शेयर हमारे पास क्या है बेटा बताओ? मार्क्ड हैं। यानी कि 3,000 जो है ए के द्वारा बेचे गए हैं, बी के द्वारा 2,500 बेचे गए हैं, सी के द्वारा 1,500 बेचे गए हैं। तो टोटल बताओ कितना हुआ है? 7,000। बोलो कितना हो गया बेटा? 7। तो टोटल एप्लीकेशन 8,000 थे, जिनमें पब्लिक ने मार्क के रूप में जो अंडरराइटर ने बेच दिए, वो 7,000 थे। तो मुझे बताओ 1,000 क्या बचे? 1,000 बचे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इसी चीज की कैलकुलेशन मैंने नीचे कर रखी है। देखो, क्लियर है? किसी के दिमाग में
कोई क्वेश्चन पूछ लो आराम से, क्योंकि हर चीज की क्लियरिटी बेहद जरूरी है। ठीक है, अब आ जाओ अनमार्क एप्लीकेशन निकाल लेते हैं। ये मैंने फॉर्मूला दे रखा है, बेसिकली मैंने इसको कंसेप्ट में भी डाल दिया था, और कंसेप्ट में ना भी मिले तो भी मैंने आपको नीचे इसको डाल रखा है। दूसरा है कमीशन, कि भैया एक बात मुझे बताओ, आपके सामने तीन तरीके की लायबिलिटी है, मैं बात को क्विकली लेके चल रहा हूं। अब ये मत बोलना कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, क्योंकि मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट मैं रिकैप करा रहा हूं। कुछ बच्चों ने पहले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, काफी टाइम हो गया होगा तो याद नहीं रहा होगा, इसलिए इसको थोड़ा रिकैप कराने की कोशिश कर रहा हूं। बात करते कमीशन। देखो बेटा, यहां पर अंडर राइटर की तीन प्रकार की लायबिलिटी होती है। एक होती है ग्रॉस लायबिलिटी, यानी कि ये इसकी जिम्मेदारी थी। यानी मैं ऐसा कह दूं मेरे बाबू, इस बात को मेरे बेटे ऐसे कह दूं, मैक्सिमम लायबिलिटी इफ डू नॉट डू नॉट सब्सक्राइब बाई पब्लिक। यदि पब्लिक सब्सक्राइब ना करे तो उस भाई साहब को इतने लेने पड़ जाएंगे, यानी कि इसकी लायबिलिटी इससे ज्यादा नहीं जा सकती है, ये मैक्सिमम है। मैंने बोला ऐसा करो भैया, देखो मान लो एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर बेचना चाहती है। ए ने बोला कि देखो ऐसा करो 5,000, आप टेंशन फ्री सो जाओ, आपको टेंशन मत लो, 5,000 की जिम्मेदारी फ्री। बोला कि वो टेंशन क्यों ना लूं, नहीं बिके तो क्या टेंशन है। बोले क्यों टेंशन ले रहे हो, 5,000 तो मैं बोल रहा हूं ना, पब्लिक नहीं लेगी तो भी 5,000 रुपए मैं ले लूंगा, और पब्लिक ने ले लिए तो भी तुम्हें टेंशन नहीं है, नहीं लिए तो भी तुम्हें टेंशन नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, ए व्यक्ति की टेंशन क्या है, ए व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है, 5,000 शेयर की। सर कैसी बातें कर रहे हो, पब्लिक भी तो लेगी। मैं तो कह रहा हूं छोड़ो पब्लिक, पब्लिक नहीं ले तो क्या होगा, बोला पब्लिक नहीं लेगी ना तो उसको 5,000 से ज्यादा की जिम्मेदारी नहीं जाएगी, और पब्लिक ने ले ली तो वैसे भी कम हो जाएगी। मेरी बात समझ समझ में आ रही है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अंडर राइटर की मैक्सिमम जो लायबिलिटी हो सकती है वो ग्रॉस लायबिलिटी से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने बोला कि 5,000 की जिम्मेदारी मेरी है, पब्लिक ने लिए तो जिम्मेदारी कम हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। लेकिन अंडर राइटर बताओ, मुझे बताओ, जो कंपनी है उसने कितने की जिम्मेदारी दी है। अब उसको बिके ना बिके कंपनी टेंशन फ्री हो सकती है कितने के रेस्पेक्ट, 5,000 के लिए। मतलब कंपनी बोलते 5,000 की टेंशन मुझे है ही नहीं है, वो राम बिक पाएगा। राम नहीं बिकवाता है तो राम को लेने पड़ेंगे, मुझे टेंशन नहीं है। तो मुझे बताओ, यदि पब्लिक ने नहीं लिए तो मिस्टर राम की जिम्मेदारी कितनी बनेगी, बोला 5,000 की। तो रिस्क कितने के लिए उसने, 5,000 के बराबर। मेरे बात क्लियर समझना, मैंने क्या बोला, जिम्मेदारी ली है, ये टोटल जिम्मेदारी है, और जो टोटल जिम्मेदारी इसका मतलब मैक्सिमम ये होगी, इससे ज्यादा अंडर राइटर की लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती है। मेरी बात क्लियर है, इससे ज्यादा अंडर राइटर की लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती है, ये बात हमें अच्छे से समझ में आती है। पब्लिक ने ले लिए तो कम हो जाएगी, बट टोटल लायबिलिटी यानी कि मैक्सिमम लायबिलिटी 5,000 से ज्यादा नहीं जाएगी, डज नॉट एक्सीड ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरा दूसरा हमारे पास बताओ क्या है, पहली होगी बताओ क्या ग्रॉस लायबिलिटी है, मैक्सिमम लायबिलिटी है, नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी का मतलब है जो बिक गए, जो बिक गए, मैंने 5,000 की जिम्मेदारी ली थी और इसमें से कुछ पब्लिक ने लिए, कुछ मैंने मेरी इच्छा से ले लिए। मैं बात बोल रहा हूं ध्यान रखना, कुछ पब्लिक ने ले लिए और कुछ मैंने मेरी इच्छा से ले लिए, एज ए लायबिलिटी नहीं लिए, बात ध्यान रखना, मैंने एज ए लायबिलिटी नहीं लिए, बट कुछ शेयर पब्लिक ने ले लिए, कुछ शेयर मैंने ले लिए, बट मैंने मेरी इच्छा से लिए हैं, एज ए लायबिलिटी नहीं लिए। तो दोनों शेयर मेरे हट जाएंगे, बोलो ना। जो ग्रॉस लायबिलिटी जो 5,000 जिम्मेदारी ली है उसमें से 2,000 पब्लिक ले लिए, 1,000 मैंने लग रही है, तो 3,000 तो बिक गए। तो कितने की लायबिलिटी बताओ मुझे, लायबिलिटी बची 2,000 की, इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। यानी कि आपको इतने लेने ही पड़ेंगे, इससे कम आप हो नहीं सकता। और तीसरा होता है मेरे पास टोटल लायबिलिटी, क्या बताओ, टोटल लायबिलिटी। एक तो होती है नेट लायबिलिटी, जो आपकी जिम्मेदारी है लेनी पड़ेगी, बोलो हाँ ना, वो आपको लेनी ही पड़ेगी क्योंकि वो बिका ही नहीं, मार्केट जो शेयर मार्केट बिके नहीं है वो तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। दूसरे शेयर वो भी तो है तुम्हारे पास जो तुमने पास स्वेच्छा से लिए थे। तो मुझे बता तुम्हारी पॉकेट में कितने शेयर आ गए, तो बोला सर नेट लायबिलिटी और प्लस जो आपने फर्म अंडर राइटिंग जो खुद की स्वेच्छा से लिए थे उनको बोलते फर्म अंडर राइटिंग। क्या बोलते बेटा, फर्म अंडर राइटिंग। तो दोनों का जो यहां पर सम होता है इसी को बोलते हैं हम टोटल लायबिलिटी। मेरी बात क्लियर है, ग्रॉस लायबिलिटी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जा सकती, पब्लिक ले चाहे ना ले, इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी ये होगी। दूसरी नेट लायबिलिटी यानी
जो बिक गया, जो चाहे मैंने लिया बट मैंने मेरी इच्छा से लिया है, और जो पब्लिक ने लिया है, दोनों घटा दो, जो बचेगी ये मुझे लेनी और पड़ेगी क्योंकि बिके नहीं है तो जिम्मेदारी है। तीसरी, मेरे पास कितने शेयर मुझे लेने पड़ रहे हैं, एक तो जो मैंने स्वेच्छा से लिए थे, एक दूसरी मेरी जिम्मेदारी भी ली थी मैंने, तो दोनों को जो टोटल होगा उसको बोलते हैं टोटल लायबिलिटी। मेरी बात क्लियर है? तो हमारे पास तीन तरह की लायबिलिटी आ गई, ग्रॉस, नेट और टोटल। अब मुझे सिंपल सा जवाब दे दो, आप जब कमीशन लोगे कंपनी से तो कितने शेयर पे लोगे, टोटल लायबिलिटी पर, ग्रॉस लायबिलिटी पर या नेट लायबिलिटी पर? बोलो ना, फटाफट से बताओ ना, कितने पर लोगे? अरे बच्चों बताओ यार, कैसे मजाक थोड़ा ना करते हैं। बोला सर नेट लायबिलिटी पे लेंगे। क्यों नेट लायबिलिटी पर? नेट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? नेट लायबिलिटी का मतलब होता है जितनी मैंने जिम्मेदारी ली थी उसमें से पब्लिक ने जो शेयर खरीद लिए उनको हटा दे, ये मुझे लेने पड़ रहे हैं एज एग्रीमेंट। बोलो ना। हाँ, मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, यदि यदि सिंपल सोचना, यदि पब्लिक ने नहीं खरीदे होते तो मुझे कितनी टेंशन हो रही होती? मुझे तो सिंपल ये बता दो कि अंडर राइटर की कितने की टेंशन थी। अंडर राइटर, अब मुझे बताओ, कंपनी ने दिया 5,000 तुम बिकवाओगे, मैंने बोला हाँ 5,000 मैं बिकवाऊंगा। अब मुझे बताओ, कंपनी तो सो गई चिंता टेंशन फ्री होके, कंपनी आराम से नींद ले रही है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, 5,000 मिस्टर राम बिकवाएगा। और जे उसकी टेंशन, जो पहले नहीं सो रहा था, जो कंपनी पहले सो नहीं पा रही थी, उस टेंशन की वजह से अब वो टेंशन मेरे पास आई, अब मुझे जागना पड़ रहा है यार, ये शेयर बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, पता नहीं यार कोई लेगा कि नहीं लेगा, नहीं लिया मुझे लेने पड़े। मुझे बताओ कितने की टेंशन है? 5,000 की। तो मुझे एक बात बताओ, जो कमीशन मिलता है तो टेंशन क्या मिलेगा ना? मेरी बात क्लियर है? क्या कंसेप्चुअल बात समझ में आ रही है? मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि नेट लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी अलग पार्ट है। वो है जो ले रहा है, दूसरा वो है जो लेना पड़ेगा। नेट लायबिलिटी लेनी पड़ेगी और टोटल लायबिलिटी ले रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मुझे बताओ, उसको नींद कितने शेयर की वजह से नहीं आ रही थी? 5,000। पब्लिक नहीं खरीद तो 5,000 तक लेने पड़ जाते। तो यहां पर कंपनी बोलती है कि भैया देखो, आपको कमीशन उतना मिलेगा जितनी आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी जा सकती है। इसलिए यहां पर स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, यहां पर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि जब हम बात करते हैं कमीशन की तो वहां पर ग्रॉस लायबिलिटी लेंगे, ना कि नेट और ना कि टोटल। मेरी बात क्लियर है? यहां तक कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। अंडर राइटर की जो ग्रॉस लायबिलिटी है, जो ली थी, जिसकी वजह से नींद आना बंद हो गया तो उस बंदे को जो जो टेंशन थी, उस टेंशन के ऊपर उसको कमीशन मिलेगा। इज ऑलवेज बात याद रखना, ग्रॉस लायबिलिटी। दूसरा, जितने पे बिकेगा उतने पे तो मिलेगा। बोलो ना। एक चीज है, मैं मान लीजिएगा इस चश्मे को बेचने वाला हूं, इसमें मेरे अपने इसको बेचने वाला हूं। अब मुझे बताओ, ये मैं बेच रहा हूं तो बताओ 100 रुपए प्राइस मुझे बताए, 100 रुपए में, लेकिन बेच 150 रहा हूं, तो मुझे बताओ कमीशन कितने मिलेगा? 150 पे ना। तो कंपनी ने प्राइस जो रखी थी 100 रुपए रखी थी, लेकिन बेच रही कंपनी 110 पर, या कंपनी बेच रही 90 रुपए पर, तो मुझे बताओ कंपनी 100 रुपए पे कमीशन देगी या फिर 90 पे देगी? बोलो ना। तो यहां पर कॉन्सेप्ट सिंपल बोलता है, जितना पैसा आपकी जेब में आ रहा है उस पर कमीशन मिलेगा। तो यहां पर इंस्टीट्यूट बोलता है कि ग्रॉस लायबिलिटी प्लस इशूड प्राइस, जितने पर बिक रहा है उतने पर कमीशन मिलेगा। और रेट जो आपने मेंशन कर रहा है कि रेट कितनी होगी, इसकी बात भी मैंने करी हुई है पहले, लेकिन फिर भी मैं इसको मोटा मोटा बता देता हूं। रेट होगी आपके एज पर, जो कंपनी में जो दे रखा, कंपनी एक्ट में जो दे रखा है, जो तुम्हारे जो आर्टिकल जो मेंशन है, बिच एवरेज लेस। मेरी बात समझो, क्या बोल रहा है मैंने बोला देखो बेटा, मैंने बोला है आर्टिकल बोलता है कि सॉरी, कंपनी एक्ट बोलता है 5% से ज्यादा नहीं होगा इन केस ऑफ शेयर, ठीक है ना। दूसरा, आपने आर्टिकल में 6% मेंशन कर दिया कि हम तो 6% देंगे, तो कंपनी एक्ट बोलता नहीं, आप रेस्ट्रिक्टेड हो मैक्सिमम 5% तक, तो कितना दे पाओगे? विच एवरेज लेस 5%। दूसरा, मतलब नहीं हम 4% देंगे, तो कंपनी क्या बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिमिट के अंडर हो तो 4, विच एवरेज लेस 4%। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जो आपकी कंपनी एक्ट में दे रखा है 5% है, और डिवेंचर केस में 2.5% है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में, और आप जो मेंशन करा है आर्टिकल के अंदर वो जो रेट है विच एवरेज लेस, आप इतना मैक्सिमम कमीशन की रेट ले सकते हो। मेरी बात क्लियर है क्या? आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात और बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो मैंने बताओ क्या बोला, मैंने बोला है कि भैया जब आप कमीशन कैलकुलेट की बात करोगे तो जितनी उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी हो सकती है, जितनी उसकी टेंशन ली थी, जितनी उसने जिम्मेदारी ली है, उस जिम्मेदारी पर मिलेगा। जितना पैसा आपको इशू के फॉर्म में आ रहा है, जो पैसा जेब में आ रहा है उतने पर मिलेगा, और जो रेट आपकी है एज पर द जो आपकी लिमिट है, प्रिस्क्राइब लिमिट, उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। क्लियर है यहां तक कहानी? टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी है, नेट लायबिलिटी है, एक टोटल लायबिलिटी और होता है जो अभी जिस चर्चा का विषय बनाया था, इसको मैंने बात की है। ये मैंने यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दे रखा,
डेफिनेटली आप उसको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़ोगे। ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, पहले एग्जाम्पल के अंदर फर्म अंडर राइटिंग नहीं था, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे इसकी भी मैं चर्चा कर चुका था। दूसरा था आपके पास कि भैया आपके पास मान लो कि दूसरा एग्जांपल भी दिया था मैंने आपके लिए, इसमें फर्म अंडर राइटिंग दी थी, तो फर्म अंडर राइटिंग के केस में आप किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, इस बात की भी मैंने यहाँ पर आप कैलकुलेशन की थी। आई होप, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके इस चीज को थोड़ा सा और हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी चीज को लेकर के कि भैया हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम और एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए। एक सेकंड बच्चों को। चलिए अब हम बात करने वाले कि भैया हमने जो बेसिक था वो रेडी कर दिया, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो अब थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको देखनी पड़ेंगी, जहां पर आपको चलना पड़ेगा। मैं एक एक चीज को लेकर के आपके स्टडी मेट में जो दे रखा है हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं और हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करने वाले भी हैं। चलिए अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि इफ टोटल इशू साइज है 2 lakhs एंड अंडर राइटर कमिट फॉर 100% अंडर राइटिंग। मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग बता रहा था तो वहां पर मैंने को आपको पार्शियल बताया था, एक आपको फुल अंडर राइटिंग बताया था। ये फुल अंडर राइटिंग का केस है, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि भैया ये 100% अंडर राइटिंग है, तो यहां पर आपको ऐसा कुछ देखना नहीं है। तो जब 100% अंडर राइटिंग है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे लिखा हुआ कि जो कमीशन की रेट है वो 4% है। मैं आपको फिर वापस से एक बार नोटिस करा रहा हूं कि जो आपके आर्टिकल है, जो आर्टिकल है वो मेंशन होगा आपके पास, और जो आपका कंपनी एक्ट है उसमें दे रखा है 5% है और दूसरा 2.5% है। क्लियर है बेटा। ये डेप्ट के केस में है, ये आपके इक्विटी के केस में है। अब ये रेट आपकी मैक्सिमम रहेगी, क्या रहेगी बताओ बेटा, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है। तो मुझे बताओ आपने आर्टिकल में कितना मेंशन किया है, 4%। शेयर का केस है तो 5%। तो मुझे बताओ मैक्सिमम कमीशन कितना दोगे, 4%। यानी क्या इस बात का याद रखना कि सर ये तो हो गया, मान लो ये, इस बात को याद रखना जो क्वेश्चन में गिवन रेट है वो आपके आर्टिकल की रेट है। कौन सी बेटा, आर्टिकल की। यदि ये 6% होता तो आप क्या करते, 6% दे रहे होते, नहीं 6% नहीं देना है आपको। मैक्सिमम आपको कंपनी एक्ट के अंदर जो लिमिट लिखी हुई है उस लिमिट को ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। मैंने सेक्शन सहित आपको बताया है कि भाई कितने 68 सेक्शन क्या क्या रेट लिखी हुई उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे होंगे, वो देख लेना सेक्शन क्या है, शायद याद ना हो लेकिन मैंने आपको डाला हुआ है यहाँ पर। चलिए, what will be the commission payable if, what will be the commission payable if नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 140, इशू प्राइस है 12 का, 10 फेस वैल्यू है ये। यानी कंपनी ने वैल्यू रखी थी 10 रुपए की, लेकिन उसको हमने बेचा कितने पर बताओ बेटा, हमने बेचा कितने पर है, हमने बेचा कितने पर है, हमने उसको बेचा है कितने पर, 12 पर। कितने पर बेचा बताओ, 12 पर। ठीक है, 12 पर। चलिए अब हमें क्या निकालना बताओ बेटा, हमें निकालना है कमीशन। तो कमीशन के लिए बहुत ही आसान आसान सी बातें थी जो मैंने आपको यहां पर करवाई थी। आइए फटाफट से हम आते हैं हमारे इधर नोटबुक पर कि नोटबुक हमारी क्या बोलती है। चलिए, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोल रहा बताओ, बोल रहा टोटल इशू साइज
है हमारे पास 2 लाख की। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ और यहाँ लिख लो चाहो तो ये 100% अंडर राइटिंग हुआ है इसका ना। एप्लीकेशन रिसीव 1,40,000 की। रेट ऑफ कमीशन बताओ कितना है। रेट ऑफ कमीशन कितना है। कमीशन है 4%, जो कि मैं लिख देता हूं यहां पर गिवन इन आर्टिकल। याद रखना जो क्वेश्चन दे रखा है वो आर्टिकल का होगा। ठीक है ना, ये आपका आर्टिकल में है। आर्टिकल में गिवन किसमें बताइए, आर्टिकल में। ठीक है, रेट 4% की है। और क्या बताओ, यहां पर दे रखा कि इशू जो प्राइस है, इशू प्राइस है 12, बट इसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू 10। ठीक है, तो यहां पर आया सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ क्या करेंगे हम लोग। कमीशन निकालेंगे, बड़ा ही आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बताओ क्या। कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। तो कमीशन निकालने का तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। बोलो क्या। हमारे पास कैलकुलेशन करने का तो सिंपल सा फॉर्मूला है। बताओ क्या बेटा। हम कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। बताओ क्या, एक सेकंड रुकना बेटा। तो क्या आसान तरीका है सर। ग्रॉस लायबिलिटी मल्टीप्लाई इशूड प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, तो दो में तो आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी ने यहां पर टोटल जिम्मेदारी दी है। कितनी बताओ बेटा। टोटल जिम्मेदारी ग्रॉस लायबिलिटी 2 लाख की। और इस बात का बेहद याद रखना कि उन्होंने 100% अंडर राइटिंग पर दिया है। और जब 100% अंडर राइटिंग पर दिया है तो इसका मतलब 100% आपका पूरा ग्रॉस लायबिलिटी में जाएगा। इशू प्राइस कितनी बताओ 12, याद रखना 12 लेने हैं आपको। मल्टीप्लाई बाय प्राइस नीचे लगा लो, रेट ऑफ कमीशन shall not exceed at the rate 5%, which is given in the act कंपनी एक्ट 2013। मैक्सिमम नहीं हो सकती, शेयर्स है ना, शेयर्स हैं, कुछ नहीं लिखा, हम शेयर माने शेयर्स ही हैं। तो शेयर्स के केस में आपको पता है कि 5% ज्यादा आप नहीं जाओगे। तो बताओ कितना हुआ। ए एज पर आर्टिकल 4%, बी एज पर एक्ट 5%, लोअर 4%। वैसे आपको ये मेंशन करने की जरूरत है नहीं क्वेश्चन के अंदर, आप सीधा नोट लगा दो कि सेल नॉट एक्सीड। ठीक है ना, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि चीजें थोड़ी सी दिमाग में बार बार रहेंगी, रिपीटेड बेसिस रहेगी, तो चीजें आपको याद ज्यादा दिन रहेंगी। तो बेटा 4% लगा दो, जो भी आएगा आपका आंसर है। क्लियर है, फटाफट से निकालो, फटाफट से निकालो। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट होगा वो यहां पर आप ले लेना। क्लियर है, यहां तक आने। 28,811 होगा। क्लियर है। तो आपको चीजों को बड़ा ही, जो प्रेजेंटेशन देख रहे हो ना, यही प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में भी रखनी है। मैं कह रहा हूं ना आपको, कंपनी अकाउंट के अंदर 60 नंबर लाना बहुत आसान काम है। आप यहां से, मैं ये कह रहा हूं 50 में 50 नहीं ला पाओगे, एटलीस्ट 40 से 45 तो लाओगे, उतनी तो मेरी गारंटी है। ठीक है ना, लेकिन चीजों थोड़ा सा आपको एक प्रेजेंटेशन बेटर करना पड़ेगा आपको। कंपनी एक्ट के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एफए के अंदर इतना प्रेजेंटेशन ज्यादा मैं नहीं मानता, लेकिन यहाँ प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि यहाँ पर एंट्रियां हैं।
अब उसमें थोड़ा बहुत तो उसमें कैलकुलेटिव पार्ट है, उसी को आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करोगे सामने वाले को, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपके लिए ना। तो वो चीज थोड़ा सा आपको देख करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है? बोल रहा है कि एक्स वाई जेड, मैं पार्शियल नहीं लूंगा यहाँ पर, मैं पार्शियल अंडर राइटिंग को अभी नहीं लेने वाला, अभी फुल्ली लेने वाला हूँ। ठीक है ना, पर पार्शियल के पर्टिकुलर एक अलग से ही हम बात करने वाले हैं। अब हम फुल्ली की बात कर लेते हैं, जो जो क्वेश्चन में पार्शियल वाले हैं उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूइंग, बताओ बेटा कितने शेयर? 20 लाख शेयर, 10 का है, टू पब्लिक में, इसी पर हमने इसको इशू कर दिया है। एन लिमिटेड हैज बीन अपॉइंटेड एज अंडर राइटर फॉर 5% ऑफ इशू साइज। बोल रहा है कि हमने 5% इशू साइज पर कमीशन दी। ये रेट ऑफ कमीशन है या नहीं है? नहीं, ये रेट ऑफ कमीशन है। अपॉइंटेड एज पर अंडर राइटर फॉर 5% ऑफ द इशू साइज, हमने इसका 5% इशू साइज दिया है। तो ये पार्सियल हो गया बेटा, ये क्या हो गया? पार्शियल हो गया ना, इसको छोड़ दो आप ना, इसको छोड़ दो। ये पार्शियल का केस है, ये पार्शियल अंडर राइटिंग है। ठीक है, इसको अभी आप छोड़ दो कुछ टाइम के लिए ना, हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्शियल अंडर राइटिंग इसको छोड़ देते हैं हम ले, और हम आगे चलते हैं। पार्शियल का कैसे है? ठीक है, पार्शियल का भी हम बात नहीं कर रहे हैं। बाकी कमीशन निकाल सकते हो चाहो तो आप, लेकिन मैं वहां पर एक दिक्कत, चलो कमीशन तो निकाल लो ना, कमीशन पूछ रहा ना आपसे, कमीशन तो निकाल लो, कमीशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कमीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो या क्या बताओ, मेंशन क्या है पहले मेंशन देख लो इसमें, मेंशन डेटा देखो क्या है, मेंशन क्या क्या है इसमें। मेंशन में टोटल इशू 20 लाख के शेयर है, 20 लाख शेयर हैं। ठीक है ना, और जो अंडर राइटिंग में है वो इसका 5% है, 5%। तो कितने हो गए? 1 लाख, 1 लाख शेयर। अब मेरी कैलकुलेशन जो है ना, जो मेरी कैलकुलेशन वो यहां घूमेगी, अब जो मेरी कैलकुलेशन है वो यहां घूमेगी। मेरी कैलकुलेशन यहां घूमेगी। सर ऐसा क्यों है? मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं। मेरी कैलकुलेशन यहां इसलिए घूमेगी क्योंकि मैं अंडरराइटिंग पढ़ रहा हूं। ठीक है, और इशू प्राइस 10 + 20% प्रीमियम, तो ये 12 ईच। क्लियर है? देखो लिखा हुआ है, आपने इशू कितने के बेटा? 20% प्रीमियम पर, तो इशू प्राइस हो गई आपकी कितनी बताओ? 10 + 2 हो गया 12। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? कमीशन ग्रेज 5% आपके आर्टिकल में है, 5% आपके एक्ट में है, तो दोनों में से कम ज्यादा कुछ नहीं है, तो 5% है। ठीक हो गया, तो मुझे बताओ यहां पर आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग क्या बेटा? कमीशन है। तो आओ फटाफट से बताओ क्या है? ग्रॉस लायबिलिटी, इशूड प्राइस, और मल्टीप्लाई करोगे रेट। या दो क्वेश्चन है शायद, क्या पूछा गया है? अच्छा, इसने पूछा है यदि बात बताओ। अच्छा, एग्जैक्टली exactly। इसमें केस वन ले लो बेटा ना, केस वन ले लो ना। हाँ, सॉरी माफ करना, केस ये है, एट पार पर हुआ है तो क्या होगा? एट पार पर, आपका इशू एट पार पर है तो क्या होगा? ठीक है, चलो ग्रॉस लायबिलिटी, तो ग्रॉस लायबिलिटी पता है आपको? 20 लाख का 5%। ठीक है, और चाहो तो ये अमाउंट आप यहां से उठा लो, ये अमाउंट आप यहां से उठा लो, यही काम का अपना। और दूसरी प्राइस आपकी ये है, जो सेकंड ऑप्शन में जाता है। ठीक है ना, चलिए 5%, तो मैं सीधा इसको यहां से हटा दूं,
और मैं सीधा लिख दूं ग्रॉस लायबिलिटी कितनी, बताओ बेटा, 1 लाख। 1 लाख है, 10 का शेयर है और आपका कमीशन है 5%। 10 लाख का कितना हो गया बताओ, 50,000। 10 लाख का 5% हो गया आपका 50,000 रुपये। बी ऑप्शन देखो, इफ इशूड प्राइस एट 20% प्रीमियम, दैट इज कितना हो गया बताओ बेटा, 12 ईच। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया इसमें। और वही चीज है, बताओ, ग्रॉस अलाउड वही 1 लाख है, आपकी रेट 12 हो गई और आपके रेट कमीशन की यही रहने वाली 5%। तो बताओ कितना हो गया, 60,000। सेकंड आंसर, आपका सेकंड आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आप कमीशन की रेट निकाल सकते हो क्योंकि यहां पर है। लेकिन जब मैं बात करूंगा नेट लायबिलिटी की, तो वहां पर क्वेश्चन में दो सिनेरियो क्रिएट कर दूंगा मैं, एक पार्शियल अंडर राइटिंग का, फुल अंडर राइटिंग का। इसलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो लगा पार्शियल का तो होने चाहिए, बट उसने पूछा नहीं था, उसने कमीशन पूछा था। तो कमीशन पर तो मुझे 3 फिगर चाहिए। बताओ क्या क्या चाहिए बेटा मुझे, कमीशन के लिए 3 चीज चाहिए, जो मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका था। बताओ क्या क्या चाहिए। पहली चीज चाहिए आपको लायबिलिटी कितनी है, दूसरी इशू प्राइस कितनी है, और तीसरी आपको रेट कितनी है। 3 चीज चाहिए आपको, जो कि आपके यहाँ पर मेंशन हो रखी है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं कमीशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो छोटे छोटे कैलकुलेटिव पार्ट के वो तो सारे करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे हो किसकी, जब हम टोटल लायबिलिटी की बात कर रहे होंगे, नेट लायबिलिटी की बात करें, तो वहां पर क्वेश्चन को दो सिनेरियो में मैं बांट दूंगा। क्या बेटा बताओ, पहला पार्ट, दूसरा फुल्ली का, कि दोनों की कैलकुलेशन का तरीका अलग है, दोनों की एक लॉजिक्स अलग है। सर कैसी बात करें, लॉजिक्स कैसे अलग अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो पार्सल की बात करूं तो वहां के लॉजिक्स की बात करूं, अभी तक मैंने फुल्ली को मानते हुए अब तक आपके सामने रखा है। तीसरी देखो क्या लिखा हुआ है, ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी भी जब निकालोगे तो मैंने बोला ना, आपकी टोटल सॉरी फुल लायबिलिटी, फुल अंडरराइटिंग और पार्शियल दोनों अलग अलग होगा। क्वेश्चन पार्शियल का है तो मैं बाद में बात करूंगा, फुल्ली का तभी बात कर लेते हैं, पढ़ लेते, बट है क्या इसमें। लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट पार द पब्लिक, यानी कि इशू प्राइस भी 100 रुपए है। अंडर राइटिंग ओनली बाई बी एंड कंपनी, एक ही कंपनी जिसको अंडर राइटिंग दी है। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 90,000 शेयर्स ऑफ विच 80,000 शेयर्स और मार्क्ड, डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। देखो सवाल सिंपल सा है, मेरी बात को ध्यान सुनना। मैं पहले गिवन डेटा लिखूंगा जिससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सर हर क्वेश्चन में आप गिवन डेटा क्यों लिखते हो बेटा, इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान हो जाने वाले हैं। जब क्वेश्चन बड़ा होगा ना, अभी छोटा है तो आपको दिक्कत नहीं आ रही है, अभी छोटा है इसलिए दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही बड़ा होगा ना तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी चीजें चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, बताओ बेटा क्या है। मैं क्वेश्चन का जो डेटा है वो गिवन दे रहा है, बताओ इशू कितने हैं। इशू 1 लाख, और लिख लो ब्रैकेट में 100% अंडर राइटिंग विद, किसको बेटा बताओ, बी एंड कंपनी, बी एंड कंपनी। तो 100% अंडर राइटिंग है और कह रहा है ये 100 पर है, @100 ईच। सेकंड हैंड क्या बोल रही है, कि बोल रहा है टोटल एप्लीकेशन रिसीव, बोल रहा 90,000, लेकिन बोल रहा मार्केट जो एप्लीकेशन है ना वो है 80,000। तो हमसे पूछ रहा है लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। अब एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो बता दो हमें कि टोटल लाइबिलिटी की नेट लाइबिलिटी है। बोले यहां पर दोनों एक ही होंगे। आपकी नेट लाइबिलिटी टोटल लाइबिलिटी में डिफरेंस तब आएगा जब आपके पास फर्म अंडर राइटिंग का कंसेप्ट भी साथ में है। मेरी बात क्लियर है, ये वो बातें हैं जो आपको दिमाग में रख के चलनी है। जब आप एग्जाम में करोगे तो चीज दिमाग में क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में आ जाना चाहिए कि नेट लायबिलिटी और टोटल लायबिलिटी क्या है। क्वेश्चन अलग पूछा, नेट लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी निकालो, पहले पूछेगा नहीं ये, और ऐसा सवाल किया है और तो तभी करेगा जब उसके क्वेश्चन में फर्म अंडर राइटिंग है। और फर्म अंडर राइटिंग नहीं है तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि लायबिलिटी कौन सी है, नेट है या टोटल है। क्योंकि टोटल और नेट लायबिलिटी डिफरेंस एक ही टर्म्स की वजह से आता है, वो है फर्म अंडर राइटिंग। और फर्म अंडर राइटिंग नहीं है तो समझ दोनों ही क्या है हमारे पास,
एक ही लायबिलिटी है। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? चाहे फर्म अंडर राइटिंग हो, फर्म अंडर राइटिंग है तो नेट लायबिलिटी और टोटल लायबिलिटी बोथ आर डिफरेंट, लेकिन दोनों एक ही, दोनों में फर्म अंडर राइटिंग है ही नहीं है, तो वहां पर नेट और टोटल दोनों सेम होने वाले। इसको मैं यहाँ पर भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ लायबिलिटी है तो नेट निकालो टोटल निकालो, बात बराबर है। ठीक है ना? एक तरीका तो ये है, मैंने सिंपली आपको बताया था, देखो सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने बोला ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी में से लेस कर दो सब्सक्राइब बाय पब्लिक। और एक बात आपको बता दूं, फिर वापस याद दिला रहा हूं, सब्सक्राइब बाय पब्लिक के अंदर मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क दोनों थे। बोलो ना। मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क दोनों पब्लिक के सब्सक्राइब थे। सर क्या हमें इन दोनों को अलग अलग दिखाना जरूरी है? यहां एक क्लियर सिंपल सा सवाल है बेटा, सिंपल सा जवाब इस चीज का देखिए। यदि आपके पास एक से ज्यादा अंडरराइटर हैं तो मार्क्ड और अनमार्क को दोनों आपको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इनको अनमार्क एक साथ निकलता है। अनमार्क इंडिविजुअल का अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, इसलिए अनमार्क्ड शेयर जो होते हैं वो एक साथ निकलते हैं, टोटल पर निकलते हैं। इसलिए उनको वापस से जीएलआर के अंदर आपको क्या करोगे, आप पोर्शन करते हो, बांटते हो, एलोकेट करते हो उनके लिए। लेकिन यहां पर क्योंकि अंडरराइटर एक ही है तो निकालो ना निकालो बराबर है। मैं सवाल दो तरीके से करूंगा। ग्रॉस लायबिलिटी कितनी बताओ बेटा? सॉरी 1 लाख की, ठीक है ना? 1 लाख की मैं टोटल को ले रहा हूं 90,000। सब्सक्राइब बाय द पब्लिक कितना है? 90,000। कितना बचा? 10,000 का। बात क्लियर है? एक सवाल का जवाब तो ये रहा। दूसरा जवाब ये रहा कि भैया देखो, वो खुद बोल रहा है कि मार्क है 80,000 के और अनमार्क निकालने पड़ेंगे आपको। तो मैंने बोला टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 90,000, लेस कर दूं कि मार्क्ड एप्लीकेशन 80,000 के। तो बताओ अनमार्क कितने बचे? 10,000 के, तो यहां 10,000 लोगे। तो अभी भी बताओ कितना आया? अभी भी आपका 10,000 की लायबिलिटी आई है। बोलो हाँ या ना? बात क्लियर है? दोनों चीज को मेंशन कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां इसको हटा रहा हूं अभी ना, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ओनली फॉर बेटा क्या था ये? अंडरस्टैंडिंग की कैलकुलेशन थी तो आपकी। चलिए, तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। आप दोनों चाहे तो वैसे लो चाहे तो वैसे लो। कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। चाहो तो लिख लेना आप अपने हिसाब से कि भैया जब फर्म अंडर राइटिंग होगी तो वहां पर नेट और ग्रॉस दोनों अलग अलग होगी। तो बेटा बताओ क्या होगा यहां पर? सर ग्रॉस लायबिलिटी कितनी बताओ बेटा? 1 लाख शेयर की, लेस क्या कर दोगे? सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक 90,000। ठीक है ना? ये आपका सिंपल और बहुत आसान सवाल है। बाकी मैं दोनों आपको दिए हैं, आप चाहो तो वीडियो को होल्ड करके दोनों के सॉल्यूशन लिख सकते हो, बट मैंने आपको क्लियरली ये बोला है, बट एक्सप्लेनेशन भी दिया साथ में कि यदि आपके पास एक से ज्यादा अंडर राइटर तो वहां पर आपको मार्क और अनमार्क को अलग अलग सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वहां पर मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो अनमार्क के हैं तीनों के अलग अलग आएंगे, वो उनके रेशियो को डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन वहां पर भी तब ठीक हो जाएगी चीजें जब आपको लगता है कि भैया यहां पर जो चीजें हैं वहां पर प्रोपोर्शन सबका सेम है, तो भी चीज ठीक ठाक निकलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बार आंसर देख लो, नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि भैया देखो, ए लिमिटेड है, इशू 4 लाख इक्विटी शेयर, द होल इशू वाज
अंडर रिटर्न एक्स बाई जेड। वो ये बोल रहा, देखो क्या बोल रहा है, बहुत आसान सवाल है बेटा। बोल रहा टोटल जो इशू है वो है हमारे पास कितने शेयर का बेटा, 4 लाख का। अबे क्या है, 4 लाख का। और बोल रहा है 100% अंडर राइटिंग हो गया है इसका, एक्स बाई और जेड के बीच में। एक्स को 40 30 30 दिया है, तो इसको दिया है 40%, इसको दिया है 30%, इसको दिया है 30%। 30 और 30 60 और 40 100, टोटल 100% हो गया ना। तो 100% है, कितना हुआ बेटा बताओ, 1,60,000। इसका बताओ कितना हुआ है, इसका होगा कितना, 1,20,000। इसका बताओ कितना हुआ है, 1,20,000। ये इनकी क्या बेटा, ये इनकी ग्रॉस लायबिलिटी है, ठीक है ना। टोटल ग्रॉस लायबिलिटी इतनी है जिसको हम इशू बोलते हैं, और ये इनकी लायबिलिटी है, ग्रॉस लायबिलिटी है। एप्लीकेशन फॉर 320 शेयर्स वर रिसीव्ड इन ऑल, यानी बोल रहा है कि सबके रेस्पेक्ट में, इन सबको। तो पॉइंट नंबर मैं 2 ले लू यहां से, ये था। बोल रहा है कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं, एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं वो हुए 320 के। ये याद रखना तीनों के हैं, एक्स वाई और जेड तीनों के हैं, ये तीनों के मिलाकर के हैं। बोल रहा है कि 3 20 हुए हैं जिनमें से 80,000 पर ए का स्टाम्प, एक्स का स्टाम्प लगा हुआ है। 80,000 पर एक्स का स्टाम्प है, 40,000 पर वाई का स्टाम्प पर, 80 पर अपने पास जेड का है। तो 80 40 80, ये हो गए मेरे बच्चे मार्केट एप्लीकेशन। क्लियर है। मैं ओनली फॉर क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके सामने एक बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो ये ग्रॉस लायबिलिटी है, ये इनके पास ये वाला है। क्लियर है कहानी यहां तक। चलिए अब आगे देखते क्या लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बोलता कि भैया इतने इतने इनके मार्केट शेयर हैं, रिमेनिंग एप्लीकेशन 120 डिड नॉट बियर एनी स्टाम्प। क्लियर क्वेश्चन बोला भी भैया, क्वेश्चन कितना प्यारा समझदार है। देखिए क्वेश्चन खुद बोला कि जो इनमें से हैं, जो अनमार्क एप्लीकेशन है, अनमार्क जो एप्लीकेशन है वो है 120। इसको एक बार वेरीफाई भी कर लो चेक करके, कि बोलता है कि देखो ग्रॉस लायबिलिटी और मार्केट, सॉरी 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 सॉरी, क्या बोलता बताओ, बोलता है टोटल एप्लीकेशन, उनमें से मार्क्ड एप्लीकेशन हटा दो तो बाकी बचेंगे अनमार्क्ड। तो हमारे पास टोटल एप्लीकेशन थे 3,20,000, जिसमें से तीनों को मिलाओ कितना आ रहा बेटा, ये 16, 2 लाख, 2 लाख। मार्क्ड है 2 लाख, तो क्या ये इतना ही बच रहा है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने वेरीफाई भी कर लिया है। बाकी इसको वेरीफाई नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट इसने मेंशन कर रखा है इसलिए। बट फिर भी इसने बोला है कि भैया देखो आपको सोचना नहीं, हम खुद दे रहे हैं। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन लिख दो यहां पर मोटे मोटे अक्षरों में, ये गिवन है कितने का, 1,20,000। इनका टोटल करोगे तो आपका 3,20,000 होना चाहिए, 3 20 टोटल। क्लियर है। ये भी मैं यहाँ पर आप लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ये भी ले लो आप। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन बोलता है कि आपको कैलकुलेट करनी है लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। आपको लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर कैलकुलेट करनी है। अब देखो बोल रहा कैलकुलेट करनी है आपको लायबिलिटी, कैलकुलेट करनी है आपको लायबिलिटी। तो देखो, फाइंड आउट लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। आपको अलग अलग केस में निकालनी है। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर अपॉइंटेड इन द रेशियो ऑफ अपोर्शन, सॉरी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी।
और बोल रहा हूं दूसरा। देखो मैंने आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताया था। मैंने जब आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट करवा रहा था तो वहां पर मैंने एक बात बोली थी कि आपके पास जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है इनको आप ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में डिवाइड करोगे, मैंने ये बोला था आपसे। बट ये तभी होता है जब एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके पास इस रेशो के बारे में, इस प्रोपोर्शनेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये वाले मेथोलॉजी यूज करोगे। लेकिन आपके पास इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन है कि किस रेशो में अपोर्शन करना है, तो आपको उसी रेशो को मेंशन करना पड़ेगा। बट इन एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन आप ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो लोगे। इसके बारे में मैंने आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल भी दिया था, जिसका जितना बड़ा पेट है उसको उतना ही प्रोपोर्शन दिया जाएगा। आप बोलो सर बराबर क्यों नहीं दे देते? बराबर नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने जितनी ज्यादा टेंशन पाली है ना, उसको उसी टेंशन के प्रोपोर्शन में बेनिफिट दिया जाता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बोलते हैं, यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं कि भैया देखो कि जो आपके पास अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, उन अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपको उस प्रोपोर्शन में बांटो जिस प्रोपोर्शन में रिस्क ली है। और रिस्क नहीं यदि नहीं दे रखी है कि भाई किस रेशो में लेना है, तो स्टैंडर्ड क्लियरली बोलते हैं फिर ये देखो कि वो आपस में एग्री किस रेशो पर हुए हैं। जिस रेशो पर वो एग्री हो गए उस रेशो के अंदर उसको अपोर्शन कर दो। बिल्कुल क्लियर और सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं पहला वाला कर रहा हूं कि ये एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होता तो भी मैं यही यूज कर रहा होता। बट इसने क्वेश्चन बोला है कि आपको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में बांटना है, तो आपको इसी रेशो में बांटना है। आइए फटाफट से, मेरे पास क्वेश्चन मेंशन है तो मैं थोड़ा सा इसको यहां साइड में ले लेता हूं। चलिए मैं फटाफट से यहां पर सॉल्यूशन ले रहा हूं। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। अब बच्चा फिर दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर आपने फिर नहीं बताया ग्रॉस है कि नेट है। तो मैंने बोला था ना, यदि क्वेश्चन में फर्म अंडर राइटिंग का कंसेप्ट नहीं है ना, तो आपके नेट और ग्रॉस दोनों सेम हो जाएगी। तो यहां पर नेट और ग्रॉस का सवाल उठ ही नहीं रहा है। और फिर भी मैं स्टेटमेंट का नाम तो बेटा हमेशा लायबिलिटी ही दूंगा। उस लायबिलिटी में चाहे नेट लायबिलिटी और ग्रॉस लायबिलिटी दोनों ही क्यों ना निकालूं, लेकिन वहां पर दूंगा मैं जवाब इसका क्या, लायबिलिटी का, ठीक है। तो ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई, और ये हुआ जेड, ठीक है। चलिए ग्रॉस लायबिलिटी स्टेटमेंट याद है, तो ग्रॉस लायबिलिटी है 160, 120, 120, ठीक है। इसमें से लेस कर दूंगा, बताओ मैं क्या, मार्केट एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फर्म अंडर राइटिंग है नहीं है, तो मार्क मेरे पास कितने बताओ बेटा, इसको अलग कलर दे दूं मैं, 80, 40 और 80। अनमार्क दे रखा है तो नीचे लगूंगा अ पोर्शन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन GLR, ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। ये तो क्वेश्चन मेंशन है था, तो क्वेश्चन में मेंशन है। तो देखो क्या है, एक्स का कितना आएगा, वाई का कितना आएगा, जेड का। टोटल 120 है, 120 है, 120 है, ठीक है। रेशो निकालो बेटा कितना आ रहा है इसका, इसका रेशो आ रहा है 16, 12 और 12, 4, 3 और 3 ना। तो ले लो 4 बाई कितना बताओ बेटा, 10, 4/10। तो बताओ कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास कितना, 48,000, 3/10 और 3/10, 36,000 और 36,000, ठीक है ना। ये अपोर्शनमेंट आ गया, इसको ऊपर डाल लो, 48, 36, 36। यहाँ इसका बैलेंस निकाल लो, बैलेंस निकालो फटाफट से, कितना आ रहा है, 120, 128, 32,000। ये कितना हो गया, 76, 76 हो गया ना, 36 है, हाँ 76, 40, 44, 44 हो गया ना।
80, हाँ 48, हाँ 44, ठीक है 44। ये कितना हो गया? 30 से कितना हो गया? 116, तो हो गया 4000 का। यही आपकी नेट लायबिलिटी है। इस बैलेंस को आप नेट लायबिलिटी बोल दोगे, टोटल लायबिलिटी बोल दोगे, बैलेंस पेज दो बोल दोगे। कोई आंसर है क्या इसके पास? 32, 44 और 4000, ठीक है ना? क्लियर है कहानी यहाँ तक? ये आपका सोल्यूशन है प्रॉपर। आपको चीज को बड़े आराम से देखना है। चीजों को जितना आप क्लियरिटी के साथ देखोगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ोगे, चीजें और बेहतर होती जाएंगी आपके लिए। किसी को कोई दिक्कत है पूछते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपको, ठीक है? सारे सवाल साथ जवाब है। फटाफट से नोट करो इसको। चलिए, हो गया? इसको आप नोट डाउन कर लो। आते हैं बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन पर, बी ऑप्शन क्या बोलता है? व्हेन अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन, किसने बताओ? बोलता है ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्केट एप्लीकेशन। तो पहले आपको रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो फॉर अपोर्शनमेंट। कैसे निकलेगा बताओ? ग्रॉस लायबिलिटी एक्स बाई और जेड की कितनी कितनी थी वो? 61, 120, 120। 61, 61, सॉरी 61, 61 नहीं, 120 थी ना दोनों की लास्ट। 120, 120 लेस मार्केट एप्लीकेशन कितना था? 80, 40, 80, 80, 40, 80, 80, 40, 80, तो बैलेंस होगा, ठीक है? तो कितना बच रहा बताओ? 80 का, और यहाँ पर भी 80 का, और यहाँ बच रहा 40 का। बताओ, और रेशो कितना हो गया आपके पास? 80, 80, 40, यानी 8, 8, 4, 4, 4, 2 से रेशो, यहाँ पर रेशो है, ठीक है ना? ये यहाँ पर क्या होगा बेटा? अपोर्शनमेंट का रेशो। अब निकाल लो यहाँ पर आराम से क्या? कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर।
ठीक है, बहुत आसान है। एक्स वाई जेड, ठीक है। क्रॉस लाइबिलिटी बताओ कितनी है। क्रॉस लाइबिलिटी 160, 120, 120। लेस कर दो यहाँ से, बताओ क्या। मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन बताओ कितना है बेटा। बताया था ना आपके लिए, दे रखा है। 80 40 80, 80 40 और 80, ठीक है। अनमार्क्ड आपको पता ही है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और जो आएगा, एक सेकंड है, क्या हो रहा है यार, नीचे निकाल लो। अ पोर्शन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन बताओ कितना बेटा। 120। पहले निकालो ईच का ना, पहले ईच का निकाल लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 120 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया। 12,000 एक्स का। 12,000 मल्टीप्लाई बाई कितना बताओ बेटा। 442, 4 48। वाई 12,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 48,000। और जेड का है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 24,000। तो 48 40 24, 48 48 44। निकाल लो बैलेंस। बैलेंस बताओ कितना आ रहा है। 120, 128, तो ये आ गया 12,000 का। 88 32, यहाँ कितना आ रहा है। 104, तो 16,000। यही बैलेंस आपका नेट लायबिलिटी बन जाएगा। किसी के दिमाग में सवाल हो तो पूछ लो आराम से भी। एक बार मैं आंसर देख लेते हैं वहां पर क्या है। 12 32 16, 32 क्या। एक सेकंड को बेटा, एक सेकंड को देख लेते ना, कैलकुलेट मिस्टेक है क्या। बोल रहा है कुछ ऐसा, ये बोल रहा 6 160 तो 124, हाँ 30 सॉरी 32, कैलकुलेट मिस्टेक है, ठीक है। ये भी नोट कर लो, फटाफट से कर लो एक बार। और किसी को दिक्कत हो पूछो आराम से, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हमने अनमार्क्ड एप्लीकेशन को दो अलग अलग रेशियो में प्रोपोर्शन करके बस निकाला है। और वो इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में इसके लिए इंफॉर्मेशन थी कि आप अनमार्क्ड एप्लीकेशन को इस प्रोपोर्शन में अपोर्शन करोगे, ठीक है। नहीं दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन हम ये मानते हैं कि ये हम इसको ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में लेकर के जाने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से नोट करो। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत पूछो फटाफट से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां तक कोई है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी खत्म हो रही है। अभी मैं चाहता हूं कि एक दो क्वेश्चन और हो जो कि जिसमें फर्म अंडर राइटिंग का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाए, ठीक है ना। फिर आपका जो बेसिक 100% वाला है वो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर लैंग्वेज का खेल रहेगा कि लैंग्वेज कभी बोल रही है इसको ये करना है, कभी उसको ये मानना है, कभी वो मानना है। बट इसका स्ट्रक्चर जो है ना उसका, वो बेस खत्म हो गया, ठीक है। वैसे मैंने फर्म अंडर राइटिंग का क्वेश्चन आपके लिए जो सेशन नंबर 2 था उसमें ही मैंने खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि वो हमारे खुद के क्वेश्चन बनाए हुए थे। अब हम सीधा चाहते हैं कि स्टडी मेट के ऐसे क्वेश्चन क्रिएट हों या ऐसे क्वेश्चन आए जिन पर हम आगे चर्चा करने वाला, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। 4 हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा जो 5th नंबर का है, ठीक है। 5th नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में होगा। 5th नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है आराम से नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो आराम से। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।